दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित आर्यन स्कूल में। तो दोस्तों, हिस्ट्री की पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं तथा सारी वीडियो वहां से देख सकते हैं। ये हिस्ट्री के नोट्स बेस्ट नोट्स हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो चाहे, सभी के लिए बेस्ट हैं। तो हमने पिछला मौर्य वंश यानी कि मगध वंश महाजनपद काल पढ़ लिया था। अब उसके बाद हम गुप्त वंश पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जब तक तीसरी सदी आ चुकी थी तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। गुप्त वंश के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ध्यान रखिए। आप पूरी वीडियो में बने रहिए तथा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसमें क्या है, गुप्त शासक वैश्य थे, यानी कि ये विष्णु के उपासक थे। तो ये कौन सी जाति के थे? वैश्य जाति के थे। ऐसा माना जाता है कि ये कुबाण शासकों के सामंत थे। कुबाण शासकों के सामंत थे। इन्होंने बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को अधिक वरीयता दी, जबकि महाजनपद काल में ज़्यादातर कहाँ पर रहे थे? बिहार में। बिहार के आसपास की बात है वहाँ की। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया उन्होंने, कभी कौशाम्बी उसके बाद है इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया था। तो उन्होंने क्या बनाया था? पाटलिपुत्र को या वैशाली को। तो इन्होंने क्या बनाया था? कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। इस वंश का अगला शासक घटोत्कच था, जो इनका पुत्र था। इन दोनों शासकों ने सामंत के रूप में ही शासन किया, अतः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। तो ध्यान रखें कौन कौन से श्रीगुप्त थे। अगर ऑप्शन में श्रीगुप्त दिया होगा तो हम श्रीगुप्त लगाएंगे, वरना ये दोनों वास्तविक संस्थापक नहीं माने जाते। इस वंश के का वास्तविक संस्थापक जो था चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इस उपलक्ष्य में उसने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। तो राजा रानी प्रकार का सिक्का किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने, क्योंकि उसने कुमार देवी से विवाह किया था। अब उसके बाद समुद्रगुप्त पढ़ लेते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में यह कुमार देवी का पुत्र था, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। अतः यह खुद को लिच्छवी दौलित्र यानी कि लिच्छवी का नाती, लिच्छवी एक वहाँ की जाति होती थी, वहाँ की राजकुमारी थी, तो उससे उन्होंने शादी की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो उनका पुत्र क्या किया था? समुद्रगुप्त। तो यह खुद को लिच्छवी दौलित्र कहता था। इसके बचपन का नाम क्या था? कांच था। समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक तथा विस्तारवादी थी, अतः अशोक के विपरीत था। यह जो है अशोक के बिल्कुल विपरीत था। उसके बाद है इसने आर्यभट्ट मतलब उत्तर भारत के वह राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर दिया और उनमें टैक्स वसूलता रहा। तो इतना बड़ा इसका शासन था। उसके बाद है इन्हीं विजय अभियान के कारण समुद्रगुप्त को धरणीबद्ध कहा गया, क्योंकि यह बिल्कुल सभी राज्यों को लगभग जीत चुका था। इतिहासकार B.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। ये तो आपने सभी सुना है, लेकिन आजकल एग्जामिनर ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा? तो इतिहासकार कौन थे? B.S. स्मिथ। इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। उसके बाद है पुराण में यह कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, अर्थात समस्त दक्षिण भारत समुद्रगुप्त के नीचे नतमस्तक था। ये भारत है जैसे नीचे से, तो इधर समुद्र, यहाँ नीचे और यहाँ नीचे, तीनों तरफ समुद्र जो है, यहाँ इनका घोड़ा पानी पीता, यानी कि इसके नीचे सब ये राज्य उनके अधिकार में थे। फिर है श्रीलंका के शासक ने बोधगया में मंदिर बनवाने के लिए एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो समुद्रगुप्त ने उसे मंदिर बनवाने की अनुमति दे दी थी। किसने? श्रीलंका के जो शासक थे बोधगया में, उन्होंने मंदिर बनवाया, तो समुद्रगुप्त ने उसको अनुमति दे दी। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलती है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति। हमने ऊपर ही पढ़ लिया था जब अभिलेख पढ़े थे। उसके बाद है यह अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि तथा महासंघ विग्राहक हरिसेन का है। कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति किसका अभिलेख है? ये हरिसेन का है। हरिसेन का, हरिसेन ऐसे लिखा जाता है इसमें, हरिसेन। तो ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? हरिसेन का है। समुद्रगुप्त के कृष्ण चरित्र पुस्तक की रचना की, जिसमें इसे कविराज कहा गया है। तो कविराज किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है, क्योंकि उसका एक सिक्का मिला है जिसमें वह वीणा बजाता हुआ
मिला है उसमें, तो इसलिए उसे कविराज, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसको कविताओं का भी शौक था तथा कविराज की उपाधि उसे दी गई। इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए सैनिक वेशभूषा और में दिखाया गया है। जैसे हमने बताया कि सिक्कों पर इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया, इससे अंदाजा लगाया कि यह कवि, इसका कविताओं का शौक था। फिर यह समुद्रगुप्त के समय सबसे प्रचलित सिक्का जो था मयूर शैली का था। ये इंपॉर्टेंट बात है, मयूर शैली का सिक्का था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना। यह एक अयोग्य शासक था। कौन? रामगुप्त। इसकी पत्नी का नाम क्या था? देवी था। जबकि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी। देवी ने रामगुप्त के छोटे भाई समुद्रगुप्त द्वितीय के साथ षड्यंत्र रच के खुद के पति रामगुप्त की हत्या करवा दी। तो किसने? देवी ने। जो रामगुप्त का भैया था छोटा समुद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके साथ षड्यंत्र रच के उसको ही मरवा दिया, अपने पति को। इसकी जानकारी विशाख दत्त की पुस्तक चंद्रगुप्तम में मिलती है। किसमें? चंद्रगुप्तम में मिलती है। तो अब इस तरह से हम चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। फिर चंद्रगुप्त सेकंड का मतलब क्या है? देखो इसमें क्या था। इसने शकों का अंत कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसने? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यह गुप्त वंश का शासक था। कभी आप उसको चंद्रगुप्त मौर्य वंश का समझने लगे। विक्रमादित्य का अर्थ होता है सूरवीर। इसने इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उनमें से चंद्रगुप्त द्वितीय भी ये एक थे। उसके बाद है इसने चांदी के सिक्के चलाए। यह न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। इसके न्याय का सिंहासन पत्थर का बना था, जिसमें 25 एंजल यानी कि परियां लगी होती थी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमने छोटी पुस्तकों में पढ़ा है। इसके समय सर्वाधिक विस्तार हिंदू धर्म का हुआ। इसके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहते थे। उन नवरत्नों में से कौन कौन है? कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। सबसे प्रमुख एक कालिदास हैं, अमरदास, वरामिहिर, धनवंतरी। ये प्रमुख 4 हैं और बाकी 5 भी हैं। ये टोटल 9 थे। फिर है धनवंतरी जो थे, इनके वैद थे। यह यूपी SSC पैट के उस एग्जाम में भी पूछा गया था 2021 में। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान फाहियान जो है भारत आया, जबकि हुएनसांग किसके में आया था? हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, तथा फाहियान किसके में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसके बाद है इसकी पुस्तक का क्या नाम था? CQ की इसकी पुस्तक का नाम था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमार गुप्त बना। इसने महायान शाखा के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने, जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के बाद आया था। इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था। किसे? नालंदा विश्वविद्यालय को। फिर उसके बाद है विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना राजा तक्ष ने करवाई थी। यह वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी जिले में स्थित है। यह हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। फिर है विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। इसमें रुकने की सुविधा थी और हॉस्टल जैसे होता है। उसके बाद है 1198 में ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। तो कुमार गुप्त के बाद अगला शासक जो था स्कंदगुप्त बना था। उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्कंदगुप्त के बारे में, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। सबसे पहले यह झील किसने बनाई थी? अशोक ने। उसके बाद उसका पुनर्निर्माण कराया था सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। उसके बाद जो अशोक ने इसको पुनर्निर्माण करवाया था, तथा तीसरी बार इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। इसकी अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख मिला है, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने हूणों के आक्रमण को असफल कर दिया था। इसके बाद गुप्त वंश में बहुत छोटे शासक हुए। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है, यानी कि जिस औरत का पति मर जाए तो उसकी औरत को भी जला दिया जाता था उसी के साथ। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। इस वंश के विनाश के कारण हूणों का आक्रमण था। हुंड आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बढ़ गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो थे पुष्यभूति वंश के थे। अब उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
तो दोस्तों वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इनको 1-2 बार अच्छे से और पढ़ सकते हैं तथा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।